दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजी नागरिक शास्त्र के साथ साथ जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 13। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। प्रश्न है कि मनु ने विभिन्न प्रकार के दंडों का विधान किया है जिसके रूप हैं, देखिए, वाग्दंड, दिग्दंड, धन दंड और वध दंड। इनमें से दिए गए विकल्पों में से आपको सही का चयन करना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मनु ने विभिन्न प्रकार के जो दंडों का विधान किया है उनमें वाग्दंड, दिग्दंड, धन दंड और वध दंड यानी चारों शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मनु की प्रसिद्ध रचना मनुस्मृति है और इसमें विभिन्न प्रकार के दंडों का विधान किया गया है। वाग्दंड का अर्थ होता है समझाना बुझाना, दिग्दंड का मतलब होता है निंदा या भर्त्सना करना, धन दंड का अर्थ जुर्माना से है और वध दंड का अर्थ है शारीरिक यातना और प्राण दंड। इसके अलावा मनुस्मृति में कारागार दंड और निर्वासन दंड भी शामिल हैं। तो देखिए मनु ने विभिन्न प्रकार के जो दंडों का विधान किया है उसमें ये सभी दंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, किसने कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है कि किसने कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ऑप्शन है आपके गैटिल, सालेटोर, लास्की और जैकेलिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सालेटोर। दोस्तों कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक थे और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारतीय इतिहासकार वी ए सालेटोर ने कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। तो देखिए इतिहासकार वी ए सालेटोर का कथन है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ये सालेटोर का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया? तो इसमें हम विकल्प नहीं बताएंगे। आपको पता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में किया गया और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार और प्रसार करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, विश्व इतिहास की झलक, या फिर इसको जो इंग्लिश में इसका वर्जन है वो है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको बताना है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है और भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नेहरू की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम। आप जानते हैं जेरेमी बेंथम महान समाज सुधारक था। इससे प्रश्न है कि बेंथम के विचारों से क्या संबंधित नहीं है? पैन ऑप्टिकन योजना, विधियों का संहिताकरण, न्याय व्यवस्था में सुधार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो देखिए बेंथम के विचारों में पैन ऑप्टिकन व्यवस्था जो जेल सुधारों से संबंधित है, विधियों का संहिताकरण और न्याय व्यवस्था में सुधारों की बात की गई। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये मार्क्सवादी सिद्धांत है जो कि बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको बताना है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक, भारत में एक संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था
और आपके लिए प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है ये तो आसान है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त सिविल सेवा अंग्रेज अधिकारी थे। और आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो आयोजित किया गया था। तो इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? एलन एक्टोवियन ह्यूम ने। आपके लिए कुछ प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें कितने जो सदस्य थे, शामिल हुए थे, एक प्रश्न ये आता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? गवर्नर जनरल, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है? आपको बताना है। पुस्तकों के नाम है सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें ये J.S. मिल की रचना है। तो देखिए, J.S. मिल की रचनाओं में सिस्टम ऑफ लॉजिक भी है, ये 1843 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता से संबंधित ये 1859 में, यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद भी J.S. मिल की रचना है, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी जो पुस्तकें हैं ये सभी J.S. मिल की रचनाएं हैं। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, ये सभी पुस्तकें J.S. मिल की रचनाएं हैं, जिसमें से देखिए J.S. मिल का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी और प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 80, देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान है और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। दोस्तों, अनुच्छेद 360 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या फिर रॉबर्ट नाजिक? तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट नाजिक। दोस्तों, रॉबर्ट नाजिक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक या नव उदारवादी विचारक हैं। इनसे आत्म स्वामित्व का सिद्धांत संबंधित है। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति को राज्य न तो छीन सकता है, न ही उस पर कर लगा सकता है। और रॉबर्ट नाजिक ने दोस्तों राल्स के न्याय सिद्धांत की इसी आधार पर, आत्मस्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर आलोचना भी की है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, आप जान लीजिए। आत्मस्वामित्व का सिद्धांत रॉबर्ट नाजिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है
जिसके द्वारा वो कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति को राज्य न तो छीन सकता है और ना ही उस पर कर लगा सकता है। रॉबर्ट नाजिक हैं आत्मस्वामित्व के सिद्धांत से संबंधित। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा या आयोग या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है RS सरकारिया, MN वेंकटचलैया, के संथानम या वीरप्पा मोइली। तो सही उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों 22 फरवरी 2000, देखिए डेट याद कर लीजिए, 22 फरवरी सन 2000 को दोस्तों ये जस्टिस MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। तो उत्तर है वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है आपके बहुमत का शासन, विधि का शासन, संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव या फिर कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सही उत्तर है दोस्तों संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और संसदात्मक शासन को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है इसी आधार पर, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता शक्तियों का पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है अशोक मेहता, LM सिंघवी, के संथानम या फिर मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है दोस्तों 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था। तो देखिए अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसमें से आपको बताना है कि कौन से सांविधिक निकाय हैं। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग या UPSC ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है, आप जानते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये सांविधिक निकाय हैं अथवा इनको गैर संवैधानिक निकाय के रूप में माना जाता है। तो देखिए 1, 2 और 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सांविधिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों को लॉबी किस देश में कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों दबाव समूहों को लॉबी संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है और लॉबिंग का प्रयोग विधायिका पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। लॉबिंग के जरिए अमेरिकी सीनेट के सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश भी की जाती है। तो उत्तर है दबाव समूहों को हित समूह भी कहा जाता है, लेकिन लॉबी या लॉबिंग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। इसमें लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। देखिए J.S. मिल की रचना है महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी है। T.H. ग्रीन की है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। इसके अलावा H.J. लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जॉन रॉल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस आप जानते हैं। तो इस आधार पर आप सही उत्तर या सही कूट का चुनाव कर सकते हैं। सही कूट आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन और वितरण के साधनों को नियंत्रित करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, पूंजीवादी, समाजवादी और या फिर कुलीनतंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समाजवादी। दोस्तों समाजवादी विचारधारा में समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पे
सार्वजनिक स्वामित्व यानी सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि पूंजीवादी विचारधारा आर्थिक क्रियाकलापों पर व्यक्ति के स्वामित्व का पक्षधर है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछा जाता है और आपको इसे एकदम तैयार करना चाहिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास या पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों लास्की ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मौलिक कर्तव्य में? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समृद्धि के प्रयास की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, देखिए ऑप्शन देखिए, दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो उत्तर है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। दोस्तों, जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होने का मतलब इन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता और इसके अवहेलना पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3, 2, 1 या अभी तक संशोधन नहीं किया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। एक बार कब? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ए और बी दोनों। तो दोस्तों भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी छोटे बालकों के कारखानों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रूसो को प्रकृति का शिशु यानी चाइल्ड ऑफ नेचर किसने कहा है? ऑप्शन है मैकफर्सन, मैक्सी, टालमैन या फिर सेबाइन। आपके ऑप्शन है दोस्तों मैकफर्सन, मैक्सी, टालमैन या सेबाइन। तो सही उत्तर है, रूसो को प्रकृति का शिशु या चाइल्ड ऑफ नेचर मैक्सी ने कहा है। दोस्तों मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, और रूसो के अनुसार संपत्ति और सभ्यता के विकास के फलस्वरूप मनुष्यों के प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता विलुप्त हो गई, इसलिए रूसो ने बैक टू द नेचर यानी प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था, और मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उत्तर है दोस्तों रूसो। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता दोस्तों आपके रूसो को माना जाता है। देखिए, रूसो ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का खंडन किया और रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है। मैकफर्सन ने रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक, ये कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो या सुकरात। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये कथन अरस्तु का है।
दोस्तों अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा समीक्षक भी था। अरस्तु ने प्लेटो के विभिन्न सिद्धांतों और विचारों को स्वीकार करते हुए उसको तार्किक रूप से अस्वीकार किया और उनकी आलोचना भी की। और इस संदर्भ में अरस्तु कहता है कि प्लेटो को मैं प्यार करता हूं, लेकिन सत्य को उससे भी अधिक। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? तो उत्तर है दोस्तों, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु के आधार पर 2 स्तरों में विभाजित किया है। पहला स्तर 20 से 30 वर्ष है, उस उम्र में विज्ञान और गणित पर विशेष बल, और दूसरा स्तर 30 से 35 वर्ष का है, जिसमें दर्शन शास्त्र और द्वंद्ववाद की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो प्लेटो जो है उच्च शिक्षा को भी आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? देखिए, संसद की विधि निर्माण की शक्ति, अध्यक्ष की शक्तियां, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार या मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व। उत्तर है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय संसद के सदस्यों को सदन के अंदर प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों से है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार सांसद को प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों से इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने उदारवादी लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों, एंड ऑफ हिस्ट्री का विचार जो है, इसका जो प्रतिपादन है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा किया गया है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के 9 उदारवादी राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति को इतिहास का अंत कहा है। उसके अनुसार पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र यानी पूंजीवाद की जीत हुई है, और वर्तमान में यही एकमात्र विचारधारा है जिससे इतिहास में चलने वाले लगातार जो हमारे द्वंद्व हैं या विरोध हैं उनकी समाप्ति हो गई है। यानी फ्रांसिस फुकुयामा इसको इतिहास के अंत की संज्ञा देता है। एक विचार और आता है, विचारधारा के अंत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता निगेटिव लिबर्टी की अवधारणा या संकल्पना किस पर बल देती है? तो उत्तर है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में ये विचार है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और राज्य को उसके किसी भी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें जॉन लॉक, मिल, बर्लिन, स्पेंसर और हर्बर्ट नाजिक का नाम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, इनको सही रूप में मिलान करना है। देखिए, महात्मा गांधी आइडियाज C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु भी कहा जाता था। प्रिजन डायरीज जयप्रकाश नारायण की रचना है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की रचना है। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा V.R. नंदा, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वेटिंग फॉर ए वीजा दोस्तों ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये रचना अंबेडकर की आत्मकथा मानी जाती है। तो देखिए, महात्मा गांधी आइडियाज C.F. एंड्रयूज की पुस्तक है, सही सुमेलित है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, जबकि वेटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत में किसके पदेन अध्यक्ष हैं? सेवा, नीति आयोग, राज्यसभा या लोकसभा? तो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपको नीति आयोग के बारे में एक चीज़ और जानना जरूरी है कि योजना आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उत्तर है, राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत का नागरिक बिना दोष सिद्ध हुए गिरफ्तार और बंदी किया जाता है तो उसे न्यायालय में कौन सी याचिका लगानी चाहिए? तो उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित होना और इस याचिका के माध्यम से न्यायालय किसी जेल में बंद या निरुद्ध व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने के लिए सशरीर अपने सामने उपस्थित करवाता है। तो सही उत्तर है भारत का नागरिक बिना दोष सिद्ध हुए गिरफ्तार और बंदी किया जाता है तो न्यायालय में उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़ती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर है राज्यपाल दोस्तों विधान परिषद के 1/6 यानी कुल सदस्यों के 1/6 को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वभौम प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? लास्की, मैकाइवर, बोदा या फिर वान गियर के? तो सही उत्तर है दोस्तों वान गियर के। वान गियर के का पूरा नाम ऑटो वान गियर के है और संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम वान गियर के और F.W. मेटलैंड ने दिया था। दोस्तों, इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत जो कि ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था उसको चुनौती दी थी। तो बहुलवाद का सिद्धांत जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप ऑटो वान गियर के और मेटलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा एक ऐसे ग्रुप से संबंधित है जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो उत्तर है पॉल जेनेट। दोस्तों, फ्रांसीसी विद्वान पॉल जेनेट का कथन है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के मूल आधार और शासन के सिद्धांतों का विचार करता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? ऑप्शन देखिए, आर्थिक नियतिवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बुर्जुआ जीवन शैली पर प्रहार या फिर राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है आपको बताना है। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। दोस्तों, इतिहास का आर्थिक विश्लेषण या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करने का श्रेय सबसे पहले मार्क्सवाद को जाता है और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग करके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया और कहा कि इतिहास या समाज के विकास में भौतिक पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति का संबंध सिविल सेवा सुधार से नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है सतीश चंद्र समिति, DS कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या मुदलियार समिति। तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति इसका संबंध सिविल सेवा सुधार से नहीं बल्कि पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? आयकर, विक्रय कर, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम। तो उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रय कर या बिक्री कर ये राज्य सूची का विषय है, वहीं आयकर, रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राम ये संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 324(1). दोस्तों, अनुच्छेद 324(1) में ये कहा गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसको कि निर्वाचन आयोग कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें शासन प्रणाली और उनके आवश्यक गुण या विशेषताओं का मिलान करना है। देखिए, मंत्रिमंडलीय शासन
दोस्तों मंत्रिमंडलीय शासन को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली भी कहा जाता है, या कैबिनेट प्रकार की शासन या मंत्रिमंडलीय शासन को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन का जो आवश्यक गुण होता है ये है शक्ति पृथक्करण। संघात्मक शासन में केंद्र और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। एक बार फिर से, मंत्रिमंडलीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण विशेष होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन की व्यवस्था होती है, और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार कमेटी किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों, राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित की गई थी 1969 से 1971, और इसका गठन राज्यों को और अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध और उनका धम्म। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है, और इस ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुसार महात्मा बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, ये सही है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तमेघा नहीं कर सकता, ये सही नहीं है क्योंकि कर सकता है। और ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, तो ये आपका सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय वाले में 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप है, आप जानते हैं। उच्चतम न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है, और इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तमेगा उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कर सकता है, इसलिए 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न एक कथन है, कुछ लोग पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासन करने के लिए, ये कथन किसका है? तो उत्तर है अरस्तु का। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दासता संबंधी विचारों को दिया है, और दासता को समर्थन करते हुए वो कहता है कि कुछ लोग पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासन करने के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग में अपने भाषण में लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? तो आप ऐसे याद करिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक सिद्धांतों से, या मौलिक कर्तव्य से। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 किससे संबंधित हो सकता है? मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है, मौलिक कर्तव्य होंगे नहीं, और 9 जो है यानी 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, और इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन 1792, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मेरी ओलिस्टोनक्राफ्ट, केट मिलेट, सरोजनी नायडू, या फिर एनी बेसेंट। तो सही उत्तर है, ये पुस्तक प्रसिद्ध नारीवादी विचारक मेली ओलिस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। तो स्त्रियों की विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन स्त्रीवाद पर प्रथम पुस्तक या प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, मेरी ओलिस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, राजनीति वह शास्त्र है जो राज्य और उसके मौलिक स्वभाव से संबंधित है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन ब्लंटस्ली का है। ब्लंटस्ली का मानना है कि राजनीति वह शास्त्र है जो राज्य और उसके मौलिक स्वभाव से संबंधित है, और उसका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के आधारभूत तत्वों का
अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि लाक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के 3 अधिकारों यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन 3 अधिकारों को लाक कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्तियों के पास ये अधिकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्ग रहित राज्य रहित समाज होगा, पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोजता है, या वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये मार्क्स का कथन नहीं है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। देखिए, कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य वर्ग संघर्ष होगा, जिसके द्वारा श्रमिक वर्ग राज्य में सत्तारूढ़ हो जाएगा। ये वर्ग पूंजीपतियों को समाप्त कर देगा और उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो जाने से एक वर्ग रहित और शोषण रहित समाज की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो उत्तर है, ये हैं जीवी मावलंकर। दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर ये ब्रिटिश युग में 1946 से 14 अगस्त 1947 तक और स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ये नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, सामान्य अध्ययन, इन सभी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है क्लीमेंट एटली। दोस्तों, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो उत्तर है दोस्तों, गुलामी का अधिकार पत्र भारतीय शासन अधिनियम 1935 को देखिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता या गुलामी का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों। और इसकी आलोचना करते हुए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए उसे दासता या गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1886 में ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़े लेकिन हार गए और 1892 में नौरोजी फिन्सबरी सीट से विजयी हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, ये करेंट के संविधान संशोधनों से संबंधित है, संविधान संशोधन और उनके विषय। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं इस पे देखिए डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न अति संभावित की श्रेणी में आएगा। राज्य व्यवस्था, इतिहास और देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास, राज्य व्यवस्था और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 100वां संविधान संशोधन, ये 100वां संविधान संशोधन दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच भूखंडों के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन भारत में वस्तु और सेवा कर प्रणाली लागू करने से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की बात करता है। दोस्तों, अभी तक जो कंडीशन है 2021 तक, अभी तक हमारे संविधान में कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं और यहाँ पर आपको 104वां संविधान संशोधन क्या है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी अलग से बनाया है, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। उसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक साथ प्रस्तुत किया है। आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 104वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान में लेटेस्ट संविधान संशोधन है वो किस विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? रवि राय, हुकुम सिंह, बलिराम भगत या गोपाल स्वरूप पाठक? तो उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल स्वरूप पाठक दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 में जर्मनी चले गए और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी उन्होंने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ICJ कहा जाता है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सिरिमाओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सिरिमाओ भंडार नायके। ये श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और ये श्रीलंका के फ्रीडम पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने TGT PGT परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट चालू किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।